हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 24-25 हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो इसका सेक्शन ए हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे PYQs है जो कि बहुत डिटेल कंसेप्ट के साथ है, तो चेक ज़रूर करना। तो देखिए, इसके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इससे प्रीवियस पार्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब हम इसका सेक्शन बी और सी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, तो इन सब के आंसर्स मिलेंगे आपको, इससे प्रीवियस पार्ट में कंसेप्ट के साथ होंगे। तो चलिए अब हम इसके सेक्शन बी को करेंगे। तो देखिए, सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन है, राजू ट्राई टू कंप्रेस एन आयरन ब्लॉक बट ही वॉज नॉट सक्सीडेड, व्हाट वाज द रीज़न दैट ही वॉज नॉट एबल टू कंप्रेस इट। तो राजू क्या करना चाहता है, वो एक आयरन ब्लॉक को कंप्रेस करना चाहता है, यानी उसे उसमें प्रेशर कंप्रेस करना चाहता है, उसे दबाना चाहता है, बट वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है। तो रीज़न क्या है कि वो उसे कंप्रेस नहीं कर पा रहा। तो आपको पता है ना, आयरन क्या है, सॉलिड होता है। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी तो सबको आती है। सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। रीज़न क्या है, उनके पीछे जो उनका मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत पास पास होते हैं ना। तो इसमें आपको ये लिखना है सबसे पहले कि जो आयरन होता है वो एक सॉलिड है, आयरन बॉक्स सॉलिड है, सॉलिड रिजिड है, हार्ड है। रीज़न क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका हाई होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहा, वो उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, रीज़न यही है। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन स्केल में बदलना है। तो जब भी केल्विन में बदलना होता है तो केल्विन में तो आंसर ज़्यादा बड़ा आता है ना, तो प्लस करते हैं 273 से। तो केल्विन में जब भी आपको सेल्सियस में बदलना है तो 273 से प्लस करना है। तो ये प्लस करोगे इसमें तो 314 केल्विन आ जाएगा। अगर उल्टा करना हो, केल्विन से आपको सेल्सियस पे जाना हो तो आप 273 माइनस करना, ये याद रखना। अगर सेल्सियस में लाना है तो 273 माइनस करो, बट केल्विन पे लाना है आंसर को तो 273 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही -27 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में बदलना है, तो यही 273 को ऐड कर दो। अब आपको इंटीजर्स तो आते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो पहले माइनस करो और फिर जो भी नंबर बड़ा है उनका साइन, ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस, ठीक है। तो ये इतना केल्विन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 22nd क्वेश्चन हो जाएगा। 21st है ये, है ना, इसका और वाला क्वेश्चन ये। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन होंगे, कंसेप्ट होंगे इससे प्रीवियस पार्ट में भी और प्लेलिस्ट में भी, तो उसे भी ज़रूर चेक कर लेना, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि मिड टर्म फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट में से सारे क्वेश्चन पेपर ट्राई कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22nd, विच सेल ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड, कौन से सेल ऑर्गेनल्स को मतलब नाम पूछा है सेल ऑर्गेनल्स का, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा आपको पता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, है ना। तो इसका फंक्शन भी आप याद कर लेना, मैंने इससे प्रीवियस पार्ट में सिखा रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, तो इसलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट को अच्छी तरह चेक कर लेना, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं और क्या क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है इसका। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसका रीज़न भी लिखना था, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ करता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन इन फॉर्म ऑफ ATP। तो ये इसका फंक्शन एक तरह से एनर्जी रिलीज़ करना सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ATP की फॉर्म में। तो यहाँ पे ATP की फुल फॉर्म भी अगर आ जाए पेपर में, तो ATP की फुल फॉर्म तो सबको आती होगी ना, एडिनोजाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोजाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है ना, किचन ऑफ द प्लांट या सेल। तो क्यों कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या होता है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में,
और क्या करता है, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। सनलाइट जो एनर्जी है, कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी चाहिए ना, तो उसको ट्रैप करता है ये। तो इस तरीके से इसको फोटोसिंथेसिस यानी खाना बना रहा है ना इस प्लांट्स के लिए, तो इसलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस तरीके से इसे लिखना था, इसका रीज़न भी लिखना है, पहले नाम लिखना है देन उसका रीज़न लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। तो एक पर्सन 4 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट जाता है और फिर वापस लेफ्ट आया। टर्न्स का मतलब वापस जहाँ था वहीं पे लेफ्ट पे चला गया, टर्न्स बोला है। तो यहाँ पे अगर ये टर्न्स नहीं लिखा होता तो कैसे करना था, और अगर टर्न्स लिखा है तो कैसे करना, मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बता देती हूँ। अभी यहाँ पे टर्न्स लिख दिया, अगर ना लिखा होता, मान लो टर्न्स ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता कि ये 4 मीटर ईस्ट गया और उसके बाद वो नॉर्थ गया, अगर इतना ये ना लिखा होता ही टर्न्स लेफ्ट, तो कैसे करना था। तो देखो अभी मैंने ये किया कि अगर वो लेफ़्ट ना मुड़ा होता तो वो पहले कहाँ गया, ईस्ट गया। ईस्ट डायरेक्शंस तो आपको सबको आती है ना, डायरेक्शंस क्या क्या होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है ना, इस साइड पे। तो पहले तो वो क्या गया, यहाँ से शुरू हुआ, ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, ए से बी ईस्ट की तरफ, कितना गया 4 मीटर। अगर वो लेफ़्ट टर्न ना हुआ होता तो वो नॉर्थ गया, पहले ईस्ट गया, फिर ईस्ट से यहाँ पहुँच के फिर वो नॉर्थ मतलब ऊपर गया, कितना 3। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन में मैं मान के चल रही हूँ टर्न लेफ़्ट नहीं लिखा, ठीक है, सिर्फ लिखा है कि वो ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, ठीक है। तब तो इसे कैसे करना है, तब हम इसे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअल बात होता है ना, तो ए बी प्लस बी सी, तो ये 7 आ जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से की और फाइनल कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा है ना, तो ये जो ए सी है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इनिशियल से फाइनल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग सकता है, हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए पाइथागोरस। तो पाइथागोरस कैसे लगती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये और फिर स्क्वायर है, एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज, तो रूट लगा दो, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है वहाँ रूट लग जाता है। इसे सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और ये 25, रूट 25 5 मीटर। तब तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊँ कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि वो कह रहा है कि वो वापस भी गया, लेफ्ट टर्न भी हुआ है, तो इसका मतलब, तो देखो अगर मैं ये वाला केस ले रही हूँ कि अगर वो पहले ईस्ट गया, ठीक है, ए से बी पे ईस्ट गया, ये 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब वो अगर मैं केस ले रही हूँ कि वो अगर टर्न लेफ़्ट हुआ, जो इन्होंने क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला है, मैंने अभी पहले जो केस कराया उसमें टर्न लेफ़्ट नहीं हुआ, सीधा वो पहले ईस्ट गया फिर वहीं से वो नॉर्थ चला गया, वो वाला केस करवा दिया। बट आपका जो क्वेश्चन में केस है ही टर्न्स लेफ़्ट, यानी कि वो पहले तो ए से बी गया 4 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर ही होता है ना इस साइड, तो वो पहले 4 मीटर इधर गया, उसके बाद वो जहाँ पहुँचा उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न हुआ। लेफ़्ट टर्न का मतलब समझ गए, वापस उसी जगह पे चला गया। लेफ़्ट टर्न, लेफ़्ट मतलब इस साइड ना, डायरेक्शन ये वाली, तो वापस लेफ़्ट टर्न बोल दिया, तो यानी उतना ही जितना आया था उतना वापस कर गया वो। अब वो यहाँ से आने के बाद नॉर्थ गया, तो नॉर्थ ये होता है ऊपर, है ना, ऊपर की तरफ कितना गया 3 मीटर। तो अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, देखो अब टोटल डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वो गया 4 मीटर ईस्ट की तरफ और फिर वो लेफ़्ट टर्न भी हुआ, यानी 4 वापस आया, फिर वहाँ से वो 3 गया ऊपर, तो एक्चुअल पाथ कितना किया उसने 11 मीटर, ठीक है। अगर यहीं पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, अब डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, अब डिस्प्लेसमेंट ए बी से सी थोड़ी ना होगा, अब तो इनिशियल पाथ, इनिशियल कहाँ से स्टार्टिंग की है उसने ए से, और फाइनल कहाँ पे पहुँचा है सी पे, यानी अभी भी ए सी है, बट अब ए सी कोई स्लैंट वाला थोड़ा ना, ये तो ए सी ये इतना, ये कितना है 3 है, तो अब डिस्प्लेसमेंट उसका 3 मीटर। तो अगर इस क्वेश्चन को देखूँ तो आंसर 11 और 3 आएगा, ठीक है। हाँ अगर यहाँ ये टर्न लेफ़्ट नहीं लिखा होता तो जो इससे पहले मैंने कराया था वो पाइथागोरस से निकल जाता डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है 23। तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस भी निकल गया एंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो ये तो आपने बहुत बार किए हुए हैं, देखो इसे कैसे करना है। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली मिक्सड हो जाए। होमोजीनियस मतलब जो कम्प्लीटली मिक्सड हो और इनडिस्टिंग्विशेबल हो फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से अलग ना, मतलब अलग ना दिखते हो, यानी कि आप कह सकते हो जिसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो,
ठीक है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। जैसे सॉल्ट पानी में होता है तो क्या वो अलग अलग दिखता है, नहीं दिखता ना। तो सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेना, जिसमें सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सब्सटेंसेस कम्प्लीटली मिक्सड हो जाए और यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाए, और एग्जाम्पल दे देना शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर, तो ये होमोजीनियस होंगे। और इसका उल्टा लिख देना, जिसमें सब्सटेंसेस कम्प्लीटली मिक्सड ना हो, है ना, सेपरेट रहे। तो हेट्रोजीनियस में क्या लिख सकते हो, दोज सॉल्यूशंस विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, अलग अलग हो जाए। और ये जो है कैसा होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉट यूनिफॉर्म, यानी नॉन यूनिफॉर्म होता है ये। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, शुगर और सैंड को अगर आप मिलाते हो तो क्या वो अलग अलग नहीं दिखेंगे ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ऐसे करके आप इनको दोनों को डिफाइन करना एंड देन एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 25, नेम द टिश्यू जो कि फैट स्टोर करता है एनिमल्स में। तो एनिमल्स में फैट कौन स्टोर करता है, कौन सा टिश्यू है, तो इसका नाम है एडिपोज टिश्यू। तो ऐसे बहुत सारे नेमिंग वाले मैंने प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, तो आप उसे देख लेना प्लेलिस्ट को, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन पेपर, तो आपके बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और ये जितने भी नेम वाले होते हैं ना, खासकर बायो में, तो वो आपको याद करने होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये फैट स्टोर करता है एनिमल्स में। नेक्स्ट है एपिथेलियम विच लाइन्स एल्वेली। एपिथेलियम जो एल्वेली को लाइन करती है, तो ये है स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी हो गया एक तरह से, इसका एडिपोज का फंक्शन क्या हो गया, फैट स्टोर करना, और इसका फंक्शन क्या हो गया, स्क्वामस का, ये एल्वेली लाइन्स करता है। ओके, तो एक तरह से फंक्शन दिए है तो नाम लिखने हैं, या नाम दिए होंगे तो फंक्शन लिखने होंगे। तो इस टाइप से इसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट फोर्स। अब देखो यहाँ पे फोर्स निकालना है, मास गिवन है केजी में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दी है। तो आपको देखो मास की एसआई यूनिट तो केजी होती है और वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑलरेडी एसआई यूनिट में तो कोई मतलब आपको इनके यूनिट्स को चेंज तो करना नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लेना, एसआई यूनिट है तो कोई चेंज नहीं करना, बट अगर एसआई यूनिट नहीं है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी यूनिट्स, तभी आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। तो फिर अब हमें फोर्स का फॉर्मूला लेना है। तो फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, फोर्स होता है तो आपको मास दिया है, क्योंकि केजी है तो मास दिया है, मीटर पर सेकेंड है तो देखो इतने से इतने हो गए, यानी इनिशियल वेलोसिटी u है इतनी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी 2, है ना, 5 से 2 हो गई। अब फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नहीं दिया आपको बट u और v दिया है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो आता है ना आपको, v माइनस यू बाई टी। एक्सीलरेशन क्या है, रेट चेंज इन वेलोसिटी, है ना, रेट चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा देना है। अब m गिवन है 20, v कितना है 2 एंड u कितना है इनिशियल 5, 2 माइनस 5 एंड टाइम दिया हुआ था आपको, देखो ध्यान से देखो टाइम कितना दिया है 9 सेकेंड, ये भी एसआई यूनिट में है तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम आपको 9 सेकेंड दिया हुआ है। अब ये से ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, पहले एक्सीलरेशन निकाल लो। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करोगे तो 3 आएगा, और जो भी नंबर प्लस माइनस करने पे उसका देखना होता है नंबर कौन सा बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा है ये, तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो ये नंबर बड़ा है, अपॉन में 9। अब ये कट गया, 3 1 3 3 से एंड 20 से तो कटेगा नहीं, तो 20 1 20, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 20 1 20, इसके नीचे 1 है तो 1 को 3 से करो, ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे वाले से, तो 20/3। ठीक है, कहीं 20 को दोनों से मत कर देना, गलत हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से और नीचे को ये नीचे से, नीचे कितना है 1 है, तो ये 20/3 और फिर 20/3 का मतलब डिवाइड कर लो। 20 न्यूमरेटर हमेशा अंदर रखना होता है, डिनोमिनेटर बाहर रखना होता है, तो 20 को 3 से करोगे तो ये आएगा 6.66, नेगेटिव आ रहा है, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो रिटार्डेशन होता है, ठीक है, यानी ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये 1/3 माइनस का रिटार्डेशन है। तो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन बोलूँ तब तो ये मैं -1/3 बोलूँगी, बट अगर इसे मैं रिटार्डेशन बोलूँ तो रिटार्डेशन में ऑलरेडी, रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी क्या है, रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मैं फिर आंसर में 1/3 लिखूँगी। अगर मैं एक्सेलरेशन लिख रही हूँ तो नेगेटिव साइन लगाऊंगी, बट रिटार्डेशन लिख रही हूँ तो ये 1/3 लिखूँगी। क्लियर, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, -6.66। अब अच्छा फोर्स है तो किस में आता है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं आएगा,
एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट फोर्स है तो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, न्यूटन में आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एसआई यूनिट में, तो आंसर न्यूटन में आएगा। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी, गिव रीजन मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है उनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, लेकिन उनके पास वैक्यूल नहीं होते। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, तो इसे आप याद करना। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं दे नीड एनर्जी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। ये डिवीज़न वर्क करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं और नई सेल बनाते हैं, तो इनको इसके लिए ना एनर्जी चाहिए होती है। तो बार बार ये यही काम कर रहे होते हैं डिवीज़न का और नई सेल बनाने का, फ्रिक्वेंटली ये काम करते हैं, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यानी कि इनको ये बार बार यही काम कर रहे हैं ना डिवीज़न ऑफ सेल का, तो इसलिए इनके पास क्या नहीं होता, फूड को स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है, तो इसलिए इनके पास वैक्यूल नहीं होते हैं। और लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है, बट वैक्यूल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है, डिवीज़न करना, सेल डिवीज़न करना, नई सेल बनाना, और उसमें ये बिजी रहते हैं। इनके पास फूड स्टोर करने की जगह नहीं होती। ठीक है, जिस कारण से इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। समझ आ गया। अब इसका बी पार्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट। जो नारियल का भूसा होता है ना, ऊपर की जो कवरिंग होती है, हस्क होती है, उसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो जो नारियल का हस्क होता है ना, और वाला ऑप्शन है, नारियल का जो हस्क होता है वो किससे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटियस टिश्यू से बना होता है, जो कि बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, और ये लिग्निफाइड होता है, और ये इसलिए इसको पुल करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे करके इसका नाम याद करना किस टिश्यू से बना है ये, जो कि बहुत रिजिड टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही 27 का और वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा, सेक्शन ई और डी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो कम से कम 1000, ताकि जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट बन जाए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए डिटेल सोल्यूशन के साथ। और इससे और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो, सिर्फ देखना नहीं है, नोट्स बनाने उससे, ठीक है, और याद भी करना उससे। तो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द लोकेशन ऑफ ईच। स्क्वैमोलस एपिथेलियम की लोकेशन बतानी, कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो वैसे तो इन्होंने एक एक ही पूछा है, बट मैं आपको बहुत सारी जगह बता देती हूँ, तो उसमें से कुछ याद कर लेना। तो देखो, सबसे पहले है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, ये आपका लंग्स में पाया जाता है, ब्लड वेजल्स में पाया जाता है, और जितनी भी बॉडी कैविटी है, माउथ, स्किन वगैरह, तो वहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, तो उनमें से एक या दो याद कर लो आप। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, किडनी ट्यूबल्स हो गए, ब्रोंकाइल्स इन लंग्स हो गए, ओवरीज में, टेस्टिस में, सेक्रेटरी ग्लैंड लाइक पैंक्रियाज, थायराइड, इन सब में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तो इनमें से 2 या 3 याद कर सकते हो आप। ऐसी स्मूथ मसल्स जो होती है वो वॉल ऑफ ब्लड सेल की जो वॉल होती है, या आई का जो आयरिश होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, ये सब स्मूथ मसल से बना होता है, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन या डिफरेंस करने हैं। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। बाकी ये डिफरेंस भी आप याद कर लेना अच्छी तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं ना, और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, इसका फंक्शन मैंने बताया था आपको, ये लिबरेट करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन था ये सोलर एनर्जी ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है, ये फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस में। और ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑक्सीडेशन करता है, फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये O2 कंज्यूम करता है, CO2 लिबरेट करता है। उसमें उल्टा है, ये CO2 कंज्यूम करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 कंज्यूम होगी और O2 लिबरेट होगी। क्लोरोप्लास्ट याद रखेंगे। ये कलरलेस होता है, ये ग्रीन कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसकी शेप रॉड लाइक होती है, ये डिस्क लाइक होती है। और बाकी इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो फोल्ड्स में थ्रू होती है, क्रिस्टे कहते हैं इनकी फोल्ड को। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेंड सैक्स होती है, इनको हम लैमेली कहते थे। बाकी ये 2 से 3 पॉइंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में याद करें। ये पावर हाउस है सेल का और ये किचन है सेल का, है ना।
आगे अभी जो हम कर रहे हैं, तो देखो डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। पहले प्लांट सेल को देखो। प्लांट सेल जो होती है ना वो लार्जर होती है एनिमल सेल से, जबकि ये स्मॉल साइज़ की होती है। तो अगर आप प्लांट को याद कर लोगे तो एनिमल का याद हो ही जाएगा, तो प्लांट की बता देती हूँ मैं। प्लांट सेल लार्जर होती है एनिमल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट सेल का, वो एक रिजिड सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। यहाँ सेल वॉल होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उस सेल वॉल से बनता है, बट ये सेल वॉल यहाँ होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। प्लास्टिड यहाँ होते हैं, यहाँ सेल वॉल भी होती है, प्लास्टिड्स भी होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। बट यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं होते, एक्सेप्शन है यूग्लेना, बाकी सब में प्लास्टिड्स यहाँ भी नहीं है और सेल वॉल भी नहीं है। तो इसमें प्रेजेंट है प्लास्टिड, इसमें सेल वॉल भी होती है जबकि यहाँ नहीं होती है। इसके बाद प्लांट सेल में गोल्गी एपेरेटस होते हैं सिंपलर, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गोल्गी एपेरेटस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ का गोल्गी एपेरेटस कॉम्प्लेक्स है, इसका सिंपल है। उसके अलावा एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि यहाँ सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नहीं होते। तो आपको याद रखना है प्लांट सेल में क्या होता है और क्या नहीं होता। एक तो ये लार्जर है, एक तो पॉइंट सिंपल सा याद कर लो, ये लार्जर होती है, ये स्मॉलर होती है। इसके अलावा यहाँ सेल वॉल होती है, यहाँ प्लास्टिड्स होते हैं, क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं। हाँ समझ आ गया। और गोल्गी एपेरेटस यहाँ सिंपल और यूनिट से बना होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे करके आप याद करो प्लांट सेल और एनिमल सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। अ बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इन 3 minutes। फाइंड करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइक फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो पहले बाइक रेस्ट से स्टार्ट हुई है। देखो जब भी रेस्ट बोले ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। रेस्ट बोलने का मतलब क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना, तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो जहाँ भी आपको लिखे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u0 रख देना, ठीक है। ये याद रखना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो रेस्ट से स्टार्ट है u0, और अगर रेस्ट से स्टार्ट बोले, रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर बोले रेस्ट हो गई है, कम इन रेस्ट, तब तो v0 होगा, याद रखना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोले तो u0 होता है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोले तो u0 रखना। ब्रेक बोले या कम इन रेस्ट, कम इन रेस्ट यानी कि रेस्ट में आ गई है, या तो ब्रेक बोले या कम इन रेस्ट बोले तो v0 रखना। समझ आया, ये आपको याद रखना है। यहाँ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है तो u0 है, और अटेन्स कितनी वेलोसिटी, अटेन्स का मतलब बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ये v दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 36 km/h। अब ध्यान रखो SI यूनिट में दी होनी चाहिए चीज़ें, km/h तो कोई SI यूनिट नहीं है, तो उसको आप मीटर पर सेकंड में बदलो। तो ये क्वेश्चन तो ये इसी का क्वेश्चन आ सकता है कि km/h को मीटर पर सेकंड में बदलना कैसे होता है। तो आपको याद रखना km/h जब भी दिया और मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ आ गया, km/h को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना इस नंबर को। तो ये 18 2 ज़ा कट गया ना ऊपर नीचे से, तो अब सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, तो v हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ये सारी चीज़ें ना SI यूनिट में होनी चाहिए, ये याद रखना। ये SI यूनिट नहीं है, मिनट भी SI यूनिट नहीं होती, सेकंड होती है SI यूनिट टाइम की। तो मिनट को भी आप SI यूनिट में बदलो सेकंड में, तो 3 × 60, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 3 में 3 × 60 180 सेकंड। तो जितने भी आपको दिए होंगे SI यूनिट में बदलना, तभी फॉर्मूले में अप्लाई करना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है v - u/t। v क्या है, v आपका 10 है और u स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0 है, तो v 10 और u 0 अपॉन में टाइम 180, 10 से 0 माइनस किया 10 आएगा ना, 10 - 0 10, 10/18, 10/18 का 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, तो ये आंसर थोड़ा चेंज होगा। 5/9 का मतलब 5 न्यूमरेटर तो अंदर रखो, 9 बाहर रखो। न्यूमरेटर अंदर रखना चाहिए, डिनोमिनेटर बाहर रखना चाहिए। अब ये 5 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 0 लगाओ तो पॉइंट लगेगा। फिर 9 5 ज़ा 45, फिर 5, फिर से 0.155 आएगा आंसर, 0.55। एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप अपॉन नहीं लगा रहे हो तो ऐसे माइनस में लगाना, या फिर आप ऐसे अगर लाइन लगा रहे हो ऐसे तो स्क्वायर पॉजिटिव लगाना, ठीक है। अगर ये लगाते हो तो ये पॉजिटिव पावर लगाया करो, और अगर ये नहीं लगाते हो ये लाइन तो फिर ये नेगेटिव पावर लगाया करो। तो ये SI यूनिट की SI यूनिट है एक्सेलरेशन की, या तो ये या ये।
समझ आ गया? तो 5/9 आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का था, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ब्रेक लगा या रेस्ट में आ गई तो v 0 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स। उसके बाद पूछा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बाइक, बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस वेलोसिटी को पाने के लिए, कितनी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी लाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में क्योंकि v भी पता है और u भी पता है और s निकालना है, तो s निकालने के वैसे तो दो फॉर्म एक फॉर्मूला और होता है, पर जब दोनों v और u पता हो तो ऐसा आप इससे भी निकाल सकते हो। तो मोशन की तीनों इक्वेशन याद रखा करो। कौन कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की जिससे एक्सेलरेशन निकल जाता है, v = u + at, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही आती है ये। ठीक है, v = u + at। सेकेंड इक्वेशन होती है s = ut + ½ at², ut + ½ a है ये एक्सेलरेशन, at²। दोबारा लिख देती हूँ, s ut + ½ at²। और तीसरी इक्वेशन होती है v² - u² = 2as। ये अब देखो v और u दोनों पता है और a भी पता है, तो ऐसे यहाँ से निकाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट मैं v और u मुझे दोनों पता है तो इसलिए मैं इस वाले का यूज़ कर लेती हूँ। तो s निकालना है, इस मतलब डिस्टेंस होता है ना। तो v कितना है 10 का स्क्वायर, u कितना है 0 का स्क्वायर, 2 a कितना आया था, a आया था मेरा 5/9, यहाँ पे आया है 5/9, ये 9 रख दो, 5/9 आया है। एक 0 यहाँ से गड़बड़ हो गई ना इसलिए गलत आ गया, 2 5, हाँ तो 5/9। अब 5/9 के हिसाब से आंसर आएगा। अब देखो 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 2 5 10/9, 2 सामने 5 से मल्टीप्लाई होगा और 9 तो नीचे 1 से होगा ना, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से। तो 2 5 10, 9 में 9, 2 10/9 से s और ये 100, तो ये आ गया 100 और ये 2 5 10/9 s निकालना है ना, s निकालना है तो इसको यहीं रखो, ये 10/9 को यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दो, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई वाला, ये 10 तो नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। अब 0 से 0 कट गई, 9 10 जा 90, s डिस्टेंस है तो मीटर में आएगी, समझ आ गया, 90 मीटर इसका डिस्टेंस है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है 29 का। अ बस ट्रेवल फ्रॉम डेस्टिनेशन ए से बी, कितनी स्पीड से गई 36 km/h, एंड देन रिटर्न बैक टू अ स्पीड ऑफ 72 km/h। मतलब पहले वो ए से बी गई 36 km/घंटे से और वापस आ गई कितनी स्पीड से 72 km/h, यानी कि ए से बी में गई और बी से ए वापस सेम डिस्टेंस पे आई। तो जब भी सेम डिस्टेंस पे आती है ना, तो अभी मैं एवरेज स्पीड का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताती हूँ आपको। तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको बस की, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है 3 घंटे में जर्नी को कंप्लीट करने में, और फिर लास्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे दिख ही रहा है, ए से बी और वापस बी से ए, यानी कि 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए से बी गई और वापस भी आ गई, उसी ए से गई और ए पे ही वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है पक्का। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, होता क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे क्योंकि 2 स्पीड है तो 2 डिस्टेंस है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पहले वो ए से बी गई है, फिर वो वापस बी से कहाँ आई है, पहले ए से बी गई यानी इस तरफ, और फिर बी से ए भी वापस आई है, तो वापस ए पे ही तो आ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट तो पक्का 0 है, क्योंकि ए से शुरू हुई है और ए पे वापस आई है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल टू फाइनल सेम ही है, ए ही है, तो 0 होगा। बट एवरेज स्पीड निकालूंगी तो डिस्टेंस 1, टोटल डिस्टेंस यानी 2, पहला डिस्टेंस प्लस दूसरा डिस्टेंस, एंड टोटल टाइम यहाँ 2 टाइम लोगे, T1 + T2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि ए से बी गई है और बी से वापस ए आई है, तो डिस्टेंस तो दोनों इक्वल है। तो जब भी डिस्टेंस इक्वल हो तो इस डिस्टेंस को भी डी मान लो और इस डिस्टेंस को भी डी मान लो, है ना। दोनों इक्वल है डिस्टेंस, तो डी मान लो दोनों को। अब देखो मुझे टाइम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, मुझे तो स्पीड दी है, तो मैं इस टाइम वाले फॉर्मूले को ना स्पीड वाले फॉर्मूले में लेके आऊँगी। तो देखो स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम के लिए फॉर्मूला निकालो, टाइम के लिए निकालोगे तो टाइम को तो यहाँ भेजो और स्पीड को नीचे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है। तो हमें क्योंकि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया, हमें तो स्पीड दी है, तो हम टाइम वाले फॉर्मूले को स्पीड वाले फॉर्मूले में चेंज करेंगे dy/s में। तो t1 के लिए हम dy/s1 लिखेंगे और t2 के लिए हम dy/s2 लिखेंगे। अब d तो दोनों के सेम है क्योंकि ये सेम ही डिस्टेंस है, तो d यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं d दोनों में से कॉमन ले लूँ तो इसमें d अगर इसमें से कॉमन आया है तो ये 1/s1 बचेगा, d ऊपर है ना और ये s1 तो नीचे है, तो ये d अगर इसमें से कॉमन आया तो d बाहर, तो ये ऊपर 1 बचा 1/s1। सेम ऐसे d यहाँ से भी बाहर है तो 1/s2, और ये d कितने हो गए 2d हो जाएंगे, है ना, d और d जुड़ गए ना प्लस, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, तो 2d। एंड ये d मल्टीप्लाई में आ गया, पहले नहीं था मल्टीप्लाई में बट अब आ गया, तो इस d से ये d काट सकते हो। तो ये ना शॉर्टकट फॉर्मूला, आप चाहो तो ये डायरेक्ट याद कर लेना। जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, एवरेज स्पीड, तो आपको अगर डिस्टेंस सेम दिया है क्वेश्चन में, क्या कब लगता है ये फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस सेम है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिखाया है, आप सीधा चाहते तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा, 2/1/s1 + 1/s2, ठीक है। कब लगाना होता है, जब डिस्टेंस सेम हो और एवरेज स्पीड निकालनी हो आपको, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना। तो इतना लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये फॉर्मूला लिख देना स्टार्टिंग में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको 2 एज इट इज़ रखना है। s1 कितना दिया हुआ था, 1/s1, 1/s1 कितना है 36 km/h, 1/s2 72 km/h। अच्छा, मैंने इसमें SI यूनिट में नहीं लिया, सीधा ही मैंने इसे km/h में ले ली, तो दोनों ही क्योंकि km/h में, और कोई SI यूनिट तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं आंसर को भी km/h में निकाल दूँगी, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ टाइम भी होता और वो सेकंड में होता तो पहले इसको भी आप सेकंड में बदलना, इसको भी, ठीक है, चाहे बदल भी दो। अभी इससे बदल के भी दिखा देती हूँ आंसर कैसे निकालना है। तो 36 और 72 का ये नीचे देखो, नीचे क्या है, फ्रैक्शंस है ना, तो इनको प्लस करना कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को प्लस, तो 1/36 1 है ये, 1/36 1/72, इनका एलसीएम लेते हैं नीचे वालों का। तो 36 और 72 का एलसीएम लो, 72 आएगा। अब ये 36 में 72 कब आता है, 2 पे आता है ना, तो ये ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 जा 2 आएगा। ऐसी 72 पे 72 1 पे आता है तो इसको 1 से करो तो 1 आएगा। एंड ये ऊपर वाला 2 एच इट इज़, नीचे भी ये पूरा फ्रैक्शन पहले सॉल्व करो, 2 और 1 3/72। अब 3/72 नीचे वाला फ्रैक्शन है, जब ये नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इनटू में उल्टा हो जाता है, ये 72 तो ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शंस के रूल है, एलसीएम लेना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर वो नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा करना चाहिए। 3 से ये कटेगा 24 पे, ये 2 जब है 48 km/h, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अब इसे मैं चाहूँ तो मीटर/सेकंड में करके भी निकाल सकती थी। तो देखो, अगर हम इसे km/h से मीटर/सेकंड में लाते तो पहले से स्पीड को हम km/h में SI यूनिट में ले आएंगे मीटर/सेकंड। तो कैसे सिखाया था आपको मैंने, km/h को मीटर/सेकंड में बदलना है तो 5/18 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 18 2 और 2 5 10 मीटर/सेकंड आ जाएगी S1 स्पीड 1। ऐसी स्पीड 2 को भी कर दो, 72 km/h है तो मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 4 जा 4 5 जा 20। तो अब ये S1 10 और S2 2 है। अब मैं ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का पूरा जो फॉर्मूला मैंने निकाल के दिखाया उसे डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। कब ये फॉर्मूला कब बनता है, जब आपका डिस्टेंस सेम होती है। कब लगता है ये, जब डिस्टेंस सेम होती है और टाइम ना दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। स्पीड दी हो, क्या दी हो, स्पीड की मैंने, तो एवरेज स्पीड का तब हम ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, डायरेक्ट वाला निकाल के अभी दिखाया था मैंने आपको। तो S2 एज इट इज़ 1/S1, 1/S1 कितना है, S1 आपका 2 है, 10 आया ना, अब मैंने SI यूनिट में निकाला तो, और 1/S2, S2 अब SI यूनिट में कितना है 20 आया। तो आप ज़रूरी नहीं ये लंबा स्टेप हो जाएगा, क्योंकि मुझे वैसे वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि ये स्टेप आगे बढ़ गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया ना यहाँ पे, इससे अच्छा वही वाला स्टेप ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 20 आएगा। अब 10 पे 20 कब आता है 2 पे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2। 20 पे 20 कब आता है 1 पे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। फिर ये 2 तो ऊपर वाला फ्रैक्शन है ऐसे ही रहेगा, बट ये 3/20 जो है ये उल्टा हो जाएगा ना, ये रिवर्स हो जाता है नीचे वाला फ्रैक्शन 20/3। अब ये आ गया 40/3। ये किस में आएगा आंसर, अब एवरेज स्पीड मीटर/सेकंड में आएगी, तो अगर मीटर/सेकंड में आएगी तो 40/3 आएगी। अब आप चाहो तो मैच करना अपना आंसर कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप मीटर/सेकंड को किस में बदलो, km/h में, तो अब उल्टा करो, पहले 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब आप 18/5 से करोगे, ठीक है। मीटर/सेकंड को अगर
किस में बदलना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से करोगे। तो 5 से ये कट गया 8 पे और 3 पे ये 6 पे, देखो मैच कर गया ना आंसर। तो ये लंबा तरीका है, आप उस वाले तरीका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दोनों ही दिए हुए थे ना, इसलिए चेंज करने की खास ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको मैच करके दिखा दिया, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में इतना आएगा, बट किलोमीटर पर आवर में 48 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर उसके बाद इन्होंने डिस्टेंस पूछा है कितना 3 घंटे में कंप्लीट करेगी। तो देखो डिस्टेंस निकालना है ना, तो 3 घंटे में देखो ये जो आया स्पीड, ये 1 घंटे में आया ना, 1 घंटे में कितना आया है 48 किलोमीटर, है ना। 1 घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर में कितना स्पीड आया, एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। तो यानी इसका मतलब 1 घंटे में 48 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। तो 3 घंटे में निकालना है, तो एक में अगर 48 है तो 3 में निकालना है, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 144 किलोमीटर डिस्टेंस चल जाएगी 3 घंटे में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो मैंने समझा ही दिया था, क्योंकि ए से स्टार्ट हो और वापस ए पे ही आ गया, दोनों इनिशियल फाइनल सेम है ना, तो 0 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन है। एज गैस जार कंटेनिंग एयर इज प्लेस अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार। एक गैस जार है जो जिसमें एयर है, और उसको हमने क्या करा, एक ऐसे गैस जार के ऊपर रखा जिसमें ब्रोमीन के वेपर है। अब देखा कुछ टाइम बाद जो गैस जार था एयर वाला, वो भी क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों हुआ ऐसा, और इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो एयर वाला जार था उसमें एयर के पार्टिकल थे, और जो ब्रोमीन वाला जार था उसमें ब्रोमीन के वो थे, है ना। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर रखा, तो जो एयर के पार्टिकल और ब्रोमीन के हैं दोनों जारों में, वो कोलाइड करेंगे, उनके जो वेपर्स हैं वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, और वो कोलाइड करके क्या करेंगे, सारी डायरेक्शन में फैल जाएंगे, ठीक है, जार की, और फिर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। एंड उसके बाद इसलिए कुछ टाइम बाद अगर वो मिक्सड हो गए, तो इसलिए दोनों जार कैसे दिखेंगे, जो ब्रोमीन होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, तो दोनों जार क्योंकि मिक्स हो गए ना, तो इसलिए जो है उनमें एयर का कलर भी क्या हो गया, रेड ब्राउन कलर हो गया, जैसा ब्रोमीन का था। तो इसलिए क्योंकि अब वो मिक्स हो गए कोलाइड करके। और इन्होंने पूछा था इस प्रोसेस का नाम क्या है, जो मिक्सिंग ऑफ प्रोसेस है ना एयर के पार्टिकल का वेपर के साथ, तो इसको डिफ्यूज़न कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न, याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 2 स्टूडेंट ए एंड बी गॉट द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर। ए हीटेड द मिक्सचर बट बी kept it एज सच। दे डिवाइडेड द मिक्सचर इंटू 3 पार्ट एंड डिड सम टेस्ट। उसके बाद उनके जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें आपको बताना है। तो 2 स्टूडेंट है ए और बी, इन्होंने क्या किया, उनके पास ना आयरन फिलिंग थी और सल्फ़र था, ठीक है। अब ए ने तो क्या किया, ए जो था उसने ना इन दोनों को हीट कर दिया, आयरन को और सल्फ़र को हीट कर दिया, ठीक है। लेकिन बी ने क्या करा, हीट नहीं किया, ये ऐसी की ऐसी अलग अलग है। अब ए ने हीट किया तो क्या हुआ होगा आयरन और सल्फ़र का, तो देखो जैसे ही ए ने हीट किया होगा, ए ने आयरन और सल्फ़र को हीट करा, हीट का ये साइन होता है। तो जब ये हीट करोगे ना, तो ये आयरन सल्फाइड बना देगा, क्या बना देगा, आयरन सल्फाइड, ठीक है, FeS बन जाएगा। तो अब इसने इस FeS में क्या करा, दोनों ने, ए ने भी और बी ने भी, ए ने तो हीट करा था मिक्सचर को, तो उसने FeS बना लिया, बट बी ने हीट नहीं किया, तो आयरन और सल्फ़र अलग अलग ही है, दोनों मिक्स नहीं हुए, ये अलग अलग है। अब इन दोनों ने क्या करा, इन्होंने इस पूरे मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और फिर इन्होंने क्या करा, पहले वाले केस में क्या किया इन्होंने, दोनों ने क्या करा, डाइल्यूट HCl डाल दी, ठीक है, ए ने भी और बी ने भी। तो क्योंकि ए ने तो हीट कर दिया था आयरन और सल्फाइड को, तो इसलिए आयरन सल्फाइड बना। तो आयरन सल्फाइड में अगर आपने HCl मिलाया ए के केस में, आयरन सल्फाइड बन गया ना ए के केस में, तो उसने HCl मिलाया, तो देखो आयरन सल्फाइड और HCl में क्या होगा, आयरन तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आयरन क्लोराइड बना देगा, और H और S आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये H2S गैस बना देंगे। तो यानी कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख देना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, ए के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो टेस्ट कैसे पता चलेगा, ये जब ये गैस बन रही होगी ना, तो इसकी स्मेल ना जैसे कोई रॉटन एग होता है, सड़ा हुआ एग होता है, उसकी जैसी आती है, H2S की स्मेल, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि H2S गैस बन रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन
पता चल जाएगा, इस ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कौन सी गैस बनी है H2S। कब? जब आयरन और एस को पहले हीट करा होगा, आयरन सल्फाइड के साथ ही H2S गैस बनेगी। जब आयरन सल्फाइड होगा और तब आप HCl अगर मिलाते हो तो वह H2S गैस बन जाएगी। और इसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि रॉटन एग की फॉल स्मेल आ रही होगी, इससे पता चल जाएगा कि H2S गैस बनी है। ठीक है, लेकिन जो बी की बात करें तो बी ने तो क्या किया, आयरन और सल्फाइड को मिक्स नहीं किया, तो उसका तो आयरन अलग है, सल्फाइड अलग है, आयरन अलग है, सल्फाइड अलग है। अब अगर उसने HCl मिलाया हुआ है तो बी के केस में अगर HCl मिलाया है तो अब तो आयरन ही है। आयरन क्या करेगा? आयरन क्लोरीन को ले लेगा, FeCl3 बना देगा, है ना। और ये जो आयरन ने तो Cl बनाया है, FeCl3। इसका कंपाउंड का फॉर्मूला आप थोड़ी सेकंड टर्म में सीख लोगे कैसे बनते हैं कंपाउंड। तो FeCl3 बना दिया। अब आयरन ने Cl बनाया, बट सल्फर जो है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब आयरन और सल्फाइड अलग अलग है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये सिर्फ H जो है ना H2 गैस बना देगा। तो जब आयरन और सल्फर को मिक्स नहीं किया और HCl मिला रहे तो H2 गैस बनती है। और जब दोनों को मिक्स हीट कर देते हैं तो आयरन सल्फाइड बन जाता है ए के केस में। तो फिर HCl मिलाओगे तो कौन सी गैस बनेगी? H2S। तो इसकी तो मैंने बता दिया क्या ऑब्जर्वेशन हुआ होगा। और इस H2 गैस का कैसे पता चला? जब बर्निंग मैच स्टिक लाए होंगे इस गैस के पास, H2 गैस के पास, तो ये मैच स्टिक ना पॉप साउंड से फटफट की आवाज़ से जलने लग गई होगी। तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि H2 गैस है। जब भी पॉप साउंड करती है ना मैच स्टिक तो H2 गैस का प्रेजेंस पता चलता है। समझ आ गया। और तीसरा है, अगर दोनों ने मैग्नेट का यूज़ किया होगा तो मैग्नेट, अब देखो अगर मैग्नेट का करा होगा तो जो अगर आयरन सल्फाइड बना होगा तो आयरन सल्फाइड तो क्या है, मैग्नेट से पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा। बट जो आयरन और सल्फाइड जब अलग अलग होंगे तो आयरन अलग हो जाएगा, सल्फाइड अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। तो ये आप थर्ड केस अपने आप लिख देना, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेट और सल्फर अलग रहेगा ऐसे ही। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला फोर्स का कैसे डेरिवेशन किया जाता है उसको भी सीखेंगे। और इसके सेक्शन डी के और सेक्शन ई के लॉन्ग क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो लंबा हो गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कम से कम 1000 लाइक मिलने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स आपको मिल सके। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर चेक करना और याद भी करना है। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।